हेलो दोस्तों, अपना खुद का घर हर आदमी का सपना होता है और मैक्सिमम लोग इस ड्रीम को अचीव करते हैं एक होम लोन का प्रयोग करके। इस वीडियो में हम सारा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI से होम लोन प्राप्त कर सकते हैं और लोन की एप्लीकेशन से लेकर लोन की डिसबर्समेंट तक सारा प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ा और वैलिड पॉइंट जिसके बारे में मैंने अक्सर बैंक में लोगों को कंफ्यूज पाया है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का घर खरीद रहा है तो क्या बैंक उसे पूरे 100 रुपए का लोन दे देगा। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है लोन टू वैल्यू का। लोन टू वैल्यू का मतलब है कि आपका मकान जितने रुपए का है उस पर बैंक कितने प्रतिशत लोन दे देगा। तो इसके लिए बैंक ने कुछ स्लैब्स बना रखी हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए तक का घर खरीद रहा है तो उसे बैंक 90% लोन दे देगा। सपोज कोई व्यक्ति है वो 25 लाख रुपए का घर खरीद रहा है तो इस केस में जो बैंक उसे पैसा देने वाला है वो पूरा 25 लाख नहीं देने वाला है। बैंक अपना 10% मार्जिन रखने वाला है, यानी कि सिर्फ 90% वो फाइनेंस करने वाला है। तो इस केस में बैंक सिर्फ 22.5 लाख रुपए उसको लोन दे देगा और बचा हुआ 2.5 लाख रुपए जो है वो इंडिविजुअल को या कस्टमर को अपनी तरफ से खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोन की अमाउंट 30 लाख से ज्यादा हो और 75 लाख से कम हो तो उस केस में बैंक 80% फाइनेंस करता है। यानी कि अगर 50 लाख का कोई घर खरीदता है तो उस केस में 20% मार्जिन बैंक रखता है। तो 50 लाख में से 20% का मतलब है 10 लाख रुपए इंडिविजुअल को या कस्टमर को खुद अपनी तरफ से देना पड़ेगा और बचा हुआ 40 लाख रुपए जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा। और यही लोन 75 लाख से ऊपर होते ही सिर्फ 75% रह जाता है। इसका मतलब कोई 1 करोड़ का लोन लेगा तो बैंक उसको सिर्फ 75 लाख रुपए लोन देगा और 25 लाख रुपए जो है वो कस्टमर को अपनी तरफ से खुद लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लोन टेन्योर का, कि आप होम लोन कितने पीरियड के लिए ले सकते हो। तो आप होम लोन जो है 30 साल के लिए ले सकते हो। पूरे 30 साल के लिए इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, इसीलिए होम लोन को सबसे बड़ा लोन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये होती है, जब आपकी एज 70 ईयर हो उस समय आपका लोन पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप इस पूरे 30 साल का फायदा उठाना चाहते हैं तो उस केस में जब तक आप 40 साल की एज में होंगे, 40 साल की एज में अगर आप अपना लोन करवा लेंगे, सिर्फ उसी केस में आप पूरे 70 साल तक अपनी EMI भर सकते हो, क्योंकि 40 + 30 साल की EMI आप पूरे 70 साल के हो जाएंगे अगर आप 40 साल की उम्र में अपनी EMI भरना शुरू करते हैं और 30 साल तक भरते हैं। इन जनरल एज क्राइटेरिया जो होता है मिनिमम 18 साल का जब भी कोई इंडिविजुअल होता है तो वो लोन ले सकता है और मैक्सिमम 70 साल तक जाते जाते उसको ये अपना लोन जो है पूरा रीपे करना होता है। अब इंटरेस्ट की बात करें तो स्टेट बैंक वर्तमान में ये कहता है कि हम लोग 8.5% से अपना इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और 8.50% से मतलब ये है कि सारे कस्टमर्स को क्या 8.50% इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, तो इसका आंसर है नहीं। ये इंटरेस्ट रेट जो है ये डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पर, यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर। प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी इनकम प्रोफाइल क्या है, उस पर भी ये इंटरेस्ट रेट आपका डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सैलरी क्लास है या गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है तो उनको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम चार्ज किया जाता है अगर हम उसको कंपैरिजन करें किसी नॉन सैलरीड पर्सन से। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये आता है जो आपके इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है कि आप किस तरह का इंटरेस्ट अपने लोन अकाउंट पर चार्ज करवाना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट मेनली 2 तरह से चार्ज किया जाता है होम लोन पर, फिक्स्ड इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आपने 30 साल का लोन करवा लिया और पूरे टेन्योर के लिए यानी कि पूरे 30 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स रहेगा। और फ्लोटिंग के केस में क्या होता है, फ्लोटिंग के केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक के MCLR बेंचमार्क जो होता है उससे लिंक होता है और ये जो बेंचमार्क है ये लिंक होता है रेपो रेट से। यानी कि रिजर्व बैंक जब भी रेपो रेट बढ़ाएगा आपके होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और जब भी रिजर्व बैंक अपनी रेपो रेट को कम करेगा तो उस केस में आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करने से पहले आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे टेन्योर के लिए फिक्स रहता है। कोई भी मार्केट कंडीशंस का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो ये चाहते हैं कि चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, मेरी जो मंथली रीपेमेंट का शेड्यूल जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी, एक निश्चितता का भाव रहता है और सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि पूरे टेन्योर के लिए आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो सेम ही रहती है। लेकिन इसमें एक बड़ा
ड्रॉबैक ये भी है, जब आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली 1 से 2% तक आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फ्लोटिंग रेट की तुलना में। यानी कि अगर फ्लोटिंग रेट में आपको 8% पर लोन मिल रहा है तो हो सकता है फिक्स रेट पर आपको 9 से 10% तक भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। वहीं फ्लोटिंग रेट की अगर हम बात करें तो एक तो ये सस्ता होता है फिक्स रेट से, जो कि हमने अभी बात की, 1-2% सस्ता होता है। और अगर हम लंबे पीरियड की बात करें, लॉन्ग पीरियड में हमेशा इंटरेस्ट रेट फॉल करते ही है फ्लोटिंग रेट में। कारण ये है, रेपो रेट को हमेशा आरबीआई ऊपर नहीं रखता है। इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है। लेकिन रिजर्व बैंक जब लगातार रेपो रेट को बढ़ाता है तो उस केस में मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है, जिससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमी आती है। गवर्नमेंट की और आरबीआई की पॉलिसीज का अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि वो देश को किस तरह से ग्रो करे उसके बारे में सोचे। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा रेपो रेट कम रहने वाली है और इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में जैसे जैसे आपका रेपो रेट कम होता है तो आपका पैसा बचना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि जब भी कोई विपरीत मार्केट कंडीशंस आएंगी, उस केस में हो सकता है कि आपकी रेपो रेट बढ़ जाए और आपका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हो जाए। अब ये सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गया होगा कि आपको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट में जाना चाहिए या फिक्स में जाना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन यही है, आपको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट ही सिलेक्ट करना चाहिए। इसके पीछे कारण यही है कि एक तो आपको 1-2% वैसे ही इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा बैंक, प्लस फ्यूचर में जब भी रेपो रेट कम होगी उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और लॉन्ग टर्म में रेपो रेट हमेशा डाउन ही जाती है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। अब ये जानने से पहले कि होम लोन का पूरा प्रोसेस फ्लो क्या रहता है, उससे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि होम लोन पर आपको क्या क्या खर्चे और भी पड़ेंगे इंटरेस्ट के अलावा। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट जो है ये आपको चार्ज किया जाता है, प्लस दूसरी चीज आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है जब भी आप कोई भी लोन करवाते हैं किसी भी बैंक में, प्लस जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहां आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, प्लस एक वैल्यूअर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है, वहां पर आपको वैल्यूएशन फीस देनी पड़ती है। वैल्यूएशन के फी के अलावा एक लॉयर होता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करता है, उसकी भी फी होती है, वो भी आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा एक मेजर एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस का। होम लोन के केस में बैंक इंसिस्ट करता है कि आपको अपना इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि होम लोन जो है मैक्सिमम लोगों के लिए एक बहुत ही कॉस्टली एसेट होती है और किसी भी मिस हैपनिंग के केस में फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो इसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स भर सके। तो इंश्योरेंस के केस में वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारा आपका होम लोन पे करती है किसी मिस हैपनिंग के केस में। तो ये मेजर एक्सपेंसेस हैं जो आपके होम लोन पर लगते हैं। अब इसका प्रोसेस फ्लो समझते हैं कि आप एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक का सफर कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो आपको बैंक की ब्रांच विजिट करनी है, आपको लोन ऑफिसर से मिलना है। लोन ऑफिसर से मिलने के बाद आपको अपनी लोन एप्लीकेशन देनी है। तो लोन एप्लीकेशन दो तरह से दी जा सकती है, आप ऑनलाइन भी homeloan.sbi पर अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन बैंक में जाकर भी आप अपनी एप्लीकेशन को भर सकते हो। आई वुड सजेस्ट, अगर आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भर रहे हो तो उस केस में आप उस एप्लीकेशन को लेकर, उसका प्रिंट लेकर एक बार लोन ऑफिसर से जरूर मिलें। और अदरवाइज आप ऑफलाइन भर रहे हैं तो उस केस में तो आप डायरेक्टली मिल ही रहे हैं अपने लोन ऑफिसर से। लोन ऑफिसर को आप लोग अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपके इनकम प्रूफ हो गए, आपके फॉर्म 16 हो गए, उसको सबमिट करेंगे। बिजनेस के केस में आपकी किस तरह की इनकम है वो आप दिखाएंगे। इसके अलावा आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये सब कुछ आप अपने बैंक में सबमिट करेंगे, क्योंकि यही वो स्टेप्स हैं और यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करना शुरू करेगा। इसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करेगा आपके बारे में। सबसे पहले तो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, आपका सिबिल वगैरह चेक करेगा कि आपका पास्ट में लोन भरने का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है। फिर उसके बाद आपके इनकम प्रूफ्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपकी इनकम किस तरह की है उसको वेरीफाई किया जाएगा, आप किस प्रोडक्ट के अंदर लोन ले सकते हैं उसको देखा जाएगा। उसके बाद आपके आईडी और एड्रेस प्रूफ्स को वेरीफाई किया जाएगा। इन सब चीजों के आधार पर बैंक जो है आपको बता देगा कि आप कितना लोन ले सकते हो, प्लस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ने वाला है, प्लस बैंक ये भी बताएगा कि आपको प्रोसेसिंग फी कितनी चार्ज होने वाली है। तो यहां से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आप कितना लोन ले सकते हो और उस पर आपको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप बैंक ऑफिसर के साथ कुछ नेगोशिएशंस कर सकते हो
हो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो क्या कंसेशन दे सकता है, प्रोसेसिंग फी में अगर कुछ कंसेशन उसके हाथ में है तो वो कितनी कंसेशन दे सकता है, वैल्यूअर का फी जो है, लॉयर की फी जो है, इन सब के बारे में आप यहाँ पर उसके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। यहाँ एक बेसिक प्रोसेस जो है आपका पूरा हो गया है। इसके बाद बैंक एक्चुअल जॉब स्टार्ट करता है। एक्चुअल जॉब का मतलब है बैंक प्री सैंक्शन शुरू करता है, सैंक्शन करने से पहले का काम। सबसे पहले एक बैंक ऑफिसर आपका एड्रेस वेरीफाई करता है, आपके घर पर पहुंचकर आपके ऑफिस की वेरिफिकेशन करता है आपकी जॉब को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करता है। प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो वो एक बैंक का जो एम्पैनल्ड लॉयर होता है, लॉयर को बुलाता है। वो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। ये चेक करता है कि उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई टैक्स तो पेंडिंग नहीं है, प्लस कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पर। इसके साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी का 13 साल से लेकर 30 साल का पुराना डेटा चेक कर सकता है कि ये पास्ट में प्रॉपर्टी किन किन के नाम पर रही है। लॉयर की इसी रिपोर्ट के आधार पर बैंक ये डिसाइड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी लोन देने लायक है या नहीं है। होम लोन का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हो जाते हैं, और अगर आपके दिमाग में आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसको लेकर कोई डाउट है, तो वो सारे डाउट इस रिपोर्ट के माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है वैल्यूएशन। अब ऐसा नहीं होता कि आप बैंक में गए और बैंक को बोला एक 100 लाख रुपए का घर है, मैं उस पर लोन लेना चाहता हूं। आप एक एप्लीकेशन देते हैं बैंक में और उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंक खुद करवाता है। बैंक के एम्पैनल्ड वैल्यूअर जो होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी पुरानी कितनी है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। इन सब चीजों के आधार पर वैल्यूअर जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बताता है, रियलाइजेबल वैल्यू बताता है और एक डिस्ट्रेस वैल्यू बताता है। इन तीनों वैल्यूज को बेस मानकर ही बैंक आगे आपको लोन देने वाला है। तो वैल्यूअर ने सपोज बता दिया, आपने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए है, और वैल्यूअर ने भी अगर 100 रुपए बता दी या उससे ज्यादा बता दी तो बैंक लोन उसी हिसाब से देगा। लेकिन अगर वैल्यूअर ने बोल दिया नहीं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 रुपए है, तो शुरू में हमने जो एलटीवी की बात की थी, एलटीवी जो है इसके ऊपर ही निकाली जाएगी। अब यहाँ पर बैंक ने आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाल दी है। यहाँ पर बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर दे देगा। इस सैंक्शन लेटर में बैंक आपको बता देगा कि आप 30 साल के लिए लोन ले सकते हैं, प्लस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, और आपको एक अमाउंट ऑफर बैंक कर देगा। इसके बाद लास्ट स्टेज बचती है जहां पर बैंक आपके लोन की डिसबर्समेंट करता है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने किसी से प्रॉपर्टी बाय की और होम लोन लेकर बैंक आपको पैसा दे देगा। तो बैंक जो होता है वो डिसबर्समेंट करेगा होम सेलर को, यानी कि जिस आदमी ने आपको घर बेचा है बैंक उसको पेमेंट करेगा। जब भी आप लोग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम एक बैंक ऑफिसर जो है वो आपके साथ में रहेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ये बैंक ऑफिसर जो होता है, घर का जो सेलर है उसको वो डीडी या बैंकर चेक जो भी उसने बना के दिया है वो उसको पकड़ा देगा। इस बैंकर चेक को सेलर जो है बैंक में जाकर अपने अकाउंट में पे करवा सकता है। अब इंश्योरेंस की हमने बात की थी। होम लोन के केस में इंश्योरेंस क्यों जरूरी है इस पर हम बात कर चुके हैं। एसबीआई में होम लोन के साथ साथ आपके इंश्योरेंस पर भी लोन दे दिया जाता है, और जो आपकी होम लोन की ईएमआई जो है वो दोनों को मिलाकर, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी दोनों को मिलाकर आपकी एक सिंगल ईएमआई बना दी जाती है, और उस ईएमआई को होम लोन और ये इंश्योरेंस लोन वाले अकाउंट में दोनों में डाल दिया जाता है। अब सारे होम लोन एक ही तरह के नहीं होते। एसबीआई डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग होम लोन प्रोवाइड करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अलग अलग कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती हैं। सपोज एक सैलरी क्लास है, एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है, एक बिजनेसमैन है, तो हो सकता है बिजनेसमैन के लिए हमें अलग से बैलेंस शीट्स चाहिए होंगी, उसके बिजनेस का प्रूफ चाहिए होगा, लेकिन गवर्नमेंट सैलरी क्लास केस में सिर्फ सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16 चाहिए होंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं। जिस जिस तरह से भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिस जिस तरह की कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट जो है बैंक ने डिजाइन किए हुए हैं। इन सबको समझने के लिए हम लोग बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट homeloan.sbi पर चलते हैं। तो ये आपके सामने एसबीआई होम लोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इस जगह पर देख सकते हैं और प्रोडक्ट्स में कितने तरह के लोन बैंक प्रोवाइड करता है। सबसे पहले रेगुलर होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन। बैलेंस ट्रांसफर से यहाँ मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे बैंक से अपना लोन टेक ओवर कर रहे हैं उसे बैलेंस ट्रांसफर बोला जाता है। इसके अलावा एनआरआईज के लिए बैंक के पास एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये फ्लेक्सी होम लोन, फ्लेक्सी होम लोन जो है सिर्फ सैलरीड क्लास को दिया जाता है। प्रिविलेज होम लोन, शौर्य होम लोन, प्री अप्रूव्ड होम लोन,
रियलिटी होम लोन, टॉप अप, योनो इंस्टा, ये सब कैटेगरीज हैं अलग अलग होम लोन की। किस तरह से ये कैटेगरीज डिवाइड है, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्लेक्सी होम लोन को देखते हैं। फ्लेक्सी होम लोन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिवली फॉर सैलरीड क्लास के लिए बनाया गया है। इसके फीचर्स क्या क्या है? इंटरेस्ट रेट आपको कम चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फी नहीं होती या बहुत कम होती है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होती, और होम लोन जो है आपकी एलिजिबिलिटी से 20% हायर दिया जा सकता है। और इंटरेस्ट जो है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगेगा, यानी कि उतने ही बैलेंस पर लगेगा जितना लोन अभी आपका पेंडिंग है बैंक के प्रति। रीपेमेंट 30 साल तक कर सकते हैं, और विमेन बोरोर्स को कुछ एडिशनल कंसेशन भी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की आप बात करें, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, मैक्सिमम एज 45 साल, लोन आपका 70 साल तक भरा जाना चाहिए, टेन्योर मैक्सिमम 30 साल तक। ये तो हो गया हमारा फ्लेक्सी पे। इसी तरह से प्रिविलेज की बात करें तो प्रिविलेज जो होम लोन है ये स्पेशली लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। इस केस में भी कुछ इसी तरह के फीचर्स हैं कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता, कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं होती, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। इसी तरह से एलिजिबिलिटी वही है, 18 साल से मैक्सिमम एज 75 साल तक आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से शौर्य होम लोन जो है स्पेशली डिजाइंड किया गया है आर्मी और डिफेंस पर्सोनल्स के लिए। इसके फीचर्स में आप देखेंगे कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, इंटरेस्ट रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगेगा, एलिजिबिलिटी वही है, 18 से 75 साल तक आप इस लोन को ले सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, या आप सिंपली बैंक विजिट करेंगे तो लोन ऑफिसर आपको बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है। इसी वेबसाइट पर आप राइट साइड में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल है, या फिर गेट ए कॉल बैक पर क्लिक करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक ऑफिशियल डायरेक्टली कॉल करके आपसे आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेगा। और इसी वेबसाइट पर नीचे अगर हम जाएंगे, आप यहाँ पर कैलकुलेटर्स देख सकते हैं। होम लोन की EMI आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, टेक ओवर का कैलकुलेटर है, मैक्स गेन होम लोन का कैलकुलेटर है, फ्लेक्सी पे होम लोन का कैलकुलेटर है। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो SBI ने एक फुल फ्लेज होम लोन के लिए वेबसाइट लॉन्च करी है, homeloans.sbi। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं बैंक में जाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी लेने के लिए। अब हमने लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो एक प्रेजेंट में इंटरेस्ट रेट क्या है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। हमने शुरू में देखा था कि स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट 8.50 से शुरू होते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ज्यादा है उस केस में 8.70, उसके अलावा 750 से 799 तक 8.70, 8.80 आपके सिबिल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये आपके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाले हैं। लेकिन 8.50 आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे होंगे। तो 8.50 कैसे है कि अगर आप होम लोन का टेक ओवर कर रहे हो, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हो, उस केस में आपको 20 BPS का कंसेशन दिया जाता है, यानी कि 0.20% आपको एडिशनल कंसेशन दिया जाता है, सब्जेक्ट टू सिबिल जो है वो 700 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 8.70 जहां लगने वाला था 20%, 0.20% एडिशनल कंसेशन के साथ ये लोन अब 8.50% हो जाएगा। इसी तरह से शौर्य और शौर्य फ्लेक्सी प्रोडक्ट में 10 BPS का एडिशनल कंसेशन है, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो इंटरेस्ट आपको 8.60% चार्ज होने वाला है। इसी तरह से कुछ और कंडीशंस भी हैं। तो इस तरह से हमने होम लोन से रिलेटेड सारे फीचर्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।